Welcome. Today's subject is ERBC, Earthquake Resistant Building Construction, for 6th semester Civil Engineering. Now we will start the unit number 2, that is seismic behavior of traditionally built constructions, especially in India. In this chapter, we will study about the old construction methods of the buildings or houses which are used in our country. So let us start. First, we will study about the introductory part. Then we will study the earthquake effects, then advantage and disadvantage of the masonry structures in this particular lecture. In introductory part, first of all, in case of India, 80 populations or even more than 80% of the population of our country that lives in villages, provinces और in towns. हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका 80% से ज़्यादा भाग आज की डेट में भी गांव में रहता है, विलेजेस में, प्रोविंसेस, छोटे छोटे जो तहसील्स हैं और छोटे गांव से हल्का सा बड़ा गांव उसको प्रोविंसेस बोलते हैं, और या टाउन्स में रहता है. वहाँ जो लोग रहते हैं वो आज की डेट में भी दे यूज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस. ट्रेडिशनल मीन्स जो पीछे से चलते आ रहे हैं. अब हम अगर आज की डेट की बात करें तो वट एवर मे बी द कंस्ट्रक्शंस डन बाय आवर एंसेस्टर्स, मीन्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दादा परदादा ने जो यूज़ किया, शायद मेरे परदादा ने जो यूज़ किया वो जो है क्या करते थे, दिस वाज पौंड इन द विलेज. ये गांव में एक विलेज में पौंड होता था, और जब आज की डेट में यानी जैसे मई जून के महीने आते थे तो इसमें पानी कम जाता था और ये इसका जो तालाब का पानी है ये सूख जाता था. और जैसे ये सूखता था तो इसमें सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती थी, और दरारें पड़ने के बाद इसमें से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकलते थे, ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक्स को यूज करते थे लोग अपने घर की दीवारें बनाने के लिए. ये इस तरीके से ये दीवार बनाने के लिए ये ब्लॉक्स हम यूज करते थे. तो इन दैट केस दीवार भी कच्ची थी, इसको मड के थ्रू यानी गारा बनाते थे और आपस में इनको बॉन्ड करते थे. अब उसके आगे की जो जनरेशन आई उसने क्या किया, इस जो पौंड से जो हमें क्ले ब्लॉक्स मिल रहे थे, इन ब्लॉक्स के थ्रू इससे वापस हमने मड बनाया और उससे हमने छोटी छोटी ब्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दी. दीज ब्रिक्स आर टू बी नोन एज एडोब. अगर इनको पकाया नहीं गया तो इसको बोलते थे एडोब. हमने ईंटें कच्ची, अब इस ढेले की जगह किसने ले ली, इसकी जगह अब हम जो है यूज करने लगे एडोब, यानी अब हमारी दीवार की मोटाई कम हो गई और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गए हम. अब दीवार कुछ ऐसे बनने लगी, कच्ची ईंटें थी ऐसे बनने लगी. ये स्ट्रेचर ब्लॉक जो है कोर्स है, ये हेडर कोर्स है. और थोड़ा सा हमने ट्रेडिशनल मेथड्स में हम ऊपर आए तो हमने इन एडोब्स को क्या किया, क्लैंप और किलन, भट्ठे और भट्टियां छोटे छोटे यूज किए. भट्ठे में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख ईंटें एक साथ पका सकते हैं. क्लैंप्स में 20,000 50,000 ईंटें एक साथ पका सकते हैं. तो हमने इनको पकाना शुरू कर दिया, बर्न करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास पक्की ईंटें आ गई. अब हमारी दीवार पक्की हो गई. और जो हमारा मड था, जो गरीब लोग थे उन्होंने ईंटें तो पक्की कर ली लेकिन फिर भी मड में यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में. जिसके पास पैसा है वो सीमेंट मोर्टार यूज करने लगा या लाइम मोर्टार यूज करने लगा बॉन्डिंग के लिए. उसकी छत, जिनके पास पैसा था उन्होंने पक्की कर ली, कंपोजिट मटेरियल स्टील और कंक्रीट यूज कर लिया. जिसके पास नहीं था वो आज की डेट में भी गांव में कुछ लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, सेकेंडरी बीम्स और प्राइमरी बीम्स लगाते हैं.
किसके बने होते हैं? लकड़ी के। ये छत का प्लान है हमारा, इसके बीचों बीच एक वुडन ब्लॉक, बड़ा वुडन ब्लॉक रख दिया जाता है और फिर छोटे छोटे वुडन ब्लॉक प्लैंक्स के तरीके से ऐसे रख दिए जाते हैं। इनको बोलते हैं सेकेंडरी बीम्स। और इसके ऊपर या तो लकड़ी की फटियां बिछा दी जाती हैं या फिर ब्रिक टाइल यूज करते हैं। तो इसमें छत कच्ची है, दीवार हमारी पक्की हो गई, छत कच्ची है। जिन लोगों के पास पैसा है वो इसके ऊपर इस छत को स्टील यूज करने लगे, कंक्रीट यूज करने लगे। तो दिस इज टू बी नोन एज ट्रेडिशनल मेथड्स। तो इन केस ऑफ आर ट्रेडिशनल मेथड्स, द ट्रेडिशनली अवेलेबल मेथड्स और ट्रेडिशनली अवेलेबल मटेरियल्स यानी लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, दे हैड बीन यूज्ड बाय द यूजर्स घर बनाने में। तो दे यूज द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज ट्रेडिशनल, दे यूज द ट्रेडिशनल मेथड्स। अब बार बार एक अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एक स्लोगन आता है, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक अगर हो रहा है इससे हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, दिस इज नॉट डैमेजिंग, इससे लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। लॉस ऑफ लाइफ कब है? जब अर्थक्वेक के कारण ये हमारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर गिर जाए, तब हमारा लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी है। तो हमें तो इसको रोकना है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द सीस्मिक बिहेवियर ऑफ मैसनरी कंस्ट्रक्शन। तो जो भी ट्रेडिशनल मटेरियल थे, लोकली अवेलेबल मटेरियल है, स्टोन है, ब्रिक है, अर्थ है, वुड है, दीज आर ट्रेडिशनली अवेलेबल मटेरियल्स, वो हम यूज कर रहे थे। देन जब ट्रेडिशनली अवेलेबल मटेरियल यूज करें, या तो स्टोन मेसनरी कर रहे थे या ब्रिक मेसनरी, वी कंस्ट्रक्ट आवर बिल्डिंग एज ए मेसनरी कंस्ट्रक्शन और ब्रिक जो है स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन या स्टोन कंस्ट्रक्शन, स्टोन मेसनरी। नाउ स्टडी सेज अबाउट दीज use of materials or about these studies. Masonry buildings जो है वो मैक्सिमम डैमेज होती हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और जितनी ज्यादा डैमेज होगी उतनी ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ होगा। इट मींस स्टडी सेज masonry buildings is equal to maximum damage. If maximum damage is there, maximum loss of life is there. Also the property, loss of property is there. This was all about the introductory part. So we must have to study the masonry construction in such a way that, and we must have to develop our traditional methods to the modern methods such that all the buildings can be converted into earthquake resistant buildings, यानी वो भूकंप को झेल पाए। हमें इस तरीके से इसको डेवलप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थक्वेक इफेक्ट्स। अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन इज ग्राउंड शेकिंग। ये ग्राउंड सरफेस है, अर्थक्वेक आया तो इसमें वाइब्रेशंस होंगी तो बिल्डिंग की फाउंडेशन को इफेक्ट करेगा। बिल्डिंग की फाउंडेशन को इफेक्ट करेगा तो हमारी बिल्डिंग जो है वो collapse कर सकती है। सेकेंडली ग्राउंड फेलियर मीन्स अगर इसमें कहीं फॉल्ट अवेलेबल है, कहीं पे क्रैक्स अवेलेबल हैं, जहां से एकदम ब्रस्ट आउट होकर के अर्थक्वेक एनर्जी बाहर निकलती है, तो वहां पे क्या होगा? ग्राउंड फेलियर होगा, वहां से जमीन फट जाएगी, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द ग्राउंड फेलियर। लिक्विफेक्शन हो सकता है। लिक्विफेक्शन मीन्स द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल, जहां पर पानी जमीन में अवेलेबल है और थोड़ा सा गीली मिट्टी जहां है, वो एज ए लिक्विफेक्शन एज ए फ्लूइड और लिक्विड बिहेव करती है। दिस इज टू बी नोन एज लिक्विफेक्शन इफेक्ट, वो ग्राउंड फेलियर का कारण बनेगा। देन अर्थक्वेक रिजल्ट्स इन सुनामीज आल्सो। जो ओशिन है, ओशिन के केस में क्या हो रहा है? जो टाइड्स हैं, ये टाइड्स कुछ ऐसे हैं, अगर अर्थक्वेक आएगा एनर्जी ब्रस्ट आउट होगी, वाइब्रेशंस मिलेंगी, तो ये जो टाइड्स है ये एकदम से इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और इवन 3 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक ये इंक्रीज हो जाता है कोस्टल एरियाज पे। दिस इज टू बी नोन एज सुनामीज। नेक्स्ट वन इज
अर्थक्वेक इफेक्ट इज फायर। घर में किचन है, किचन में कहीं सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, गलती से उस टाइम पे गैस चल रही है और हमारा ये कोलैप्स कर गई बिल्डिंग, इन दैट केस फायर विल अकर। शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक, कहीं पे आपस में इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो फॉल्ट हो गया और जो उस फॉल्ट के कारण इलेक्ट्रिक जो है वो फायर में ब्रस्ट, वो हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नाउ लॉस ऑफ सर्विसेज। इस चीज को तो हम देख ही नहीं रहे, छोटा सा भी अर्थक्वेक आएगा तो हमारी बिल्डिंग की सर्विसेज को, हमारी जो घर है उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि से दिस इज द वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल में, और ये रूफ है, इस रूफ के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, वाटर टैंक रखा हुआ है। अब वाटर टैंक से सप्लाई तो आ रही है, कंसील्ड वाटर सप्लाई लाइन है, अर्थक्वेक आया, हमारी ये वाटर सप्लाई लाइन क्या हुआ, डैमेज हो गई, इसमें हल्के से क्रैक आ गए। उस टाइम तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब अर्थक्वेक आया। कुछ दिन के बाद क्या होगा, डैम्पनेस इन वॉल, वॉल्स में डैम्पनेस आएगी, दैट इज लॉस ऑफ सर्विसेज। गैस की लाइन है, आजकल मेट्रो सिटीज में क्या हो रहा है, गैस लाइंस बिछाई जा रही हैं, जरा सा भी फॉल्ट होगा ड्यू टू अर्थक्वेक, पूरी की पूरी गैस लाइन जो है वो लीकेज करेगी और वो ब्रस्ट आउट हो सकता है कहीं भी उसको अगर इग्निशन पॉइंट मिलेगा तब। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैसनरी कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि मैसनरी कंस्ट्रक्शन की कुछ एडवांटेज नहीं है, एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट हमें दोनों को मिलाना है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। हमने उसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके एडवांटेजेस में कन्वर्ट करना है। नो यूज ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, क्योंकि मैसनरी कंस्ट्रक्शन क्या है, लोकल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिक है, स्टोन है, अर्थ है, वुड है, टिम्बर प्रोडक्ट है, कुछ भी है। देन सेकंड इज नीड ऑफ लेस स्किल्ड लेबर। मैसनरी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हमें ज़्यादा जो है हाई फाई मैसन की ज़रूरत नहीं है, एक सेमी स्किल्ड मैसन भी हमारी वॉल्स को बना सकता है, बशर्ते कि ही मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी वर्क। देन इन एक्सपेंसिव एंड इजी रिपेयर, अगर हमारी मैसनरी कंस्ट्रक्शन है तो जो रिपेयर है उसकी, से कहीं पर उसमें ये क्रैक आ गया से, तो इस क्रैक को, चाहे ये सरफेस क्रैक है चाहे स्ट्रक्चरल क्रैक है, बॉन्डिंग अगर बीच में से निकल गई है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं और इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, इनएक्सपेंसिव। देन लेस फॉर्म वर्क, मैसनरी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हमें फॉर्म वर्क क्या है, ढांचा है जिसके अंदर, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, या स्कैफोल्डिंग है, तो मैसनरी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कम से कम फॉर्म वर्क यूज होगा। देन थर्मल एंड साउंड कंफर्ट, हमारे घर जो बने हैं इनमें अंदर टेम्परेचर जो है वो ठीक रहता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो दे बिकम एज थर्मल, और इसी तरीके से साउंड, बाहर की जो आवाज़ है वो हमारे घर में हमें अंदर बैठे हुए कम सुनाई देती है, दैट इज साउंड कंफर्ट। देन इजी अल्ट्रेशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, अब से ये प्लान है, आपने ये वॉल यहां लगा दी, नाउ यू वांट के मैसनरी स्ट्रक्चर्स में मैंने ये वॉल तो गलत लगा दी, तो आप इसको इजीली हटा सकते हैं या फिर वॉल यहां लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इजी अल्ट्रेशन। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द मैसनरी कंस्ट्रक्शन, जो इसको फेमिलियर करती हैं, फेमस करती हैं कि हम मैसनरी कंस्ट्रक्शन यूज कर लें। बट हम आगे टेक्निक पढ़ेंगे कि मैसनरी कंस्ट्रक्शन की जो एडवांटेजेस हैं, इन एडवांटेजेस को यूज करते हुए हम अपनी बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। नाउ कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी स्ट्रक्चर्स, जो ब्रिक्स हैं वो, या मैसनरी कंस्ट्रक्शन है वो हैवी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और जितना ज़्यादा हैवी
स्ट्रक्चर होगा और अगर वो कोलैप्स होता है हैवी स्ट्रक्चर तो वो हैवी डैमेज करेगा और लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा होगी। देन मैसनरी स्ट्रक्चर में क्या है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ कम होती है, रजिस्ट नहीं कर पाता इन फोर्सेस को। वीक कनेक्शंस कहाँ पर, वॉल टू वॉल एंड वॉल टू रूफ। वीक कनेक्शंस वॉल टू वॉल, अब ये वॉल है और ये वॉल है, दिस इज द W1, दिस इज द W2, दिस इज द कॉर्नर कनेक्शन, दिस इज अ वीकर कनेक्शन। अगर हम इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं करेंगे और इसमें हम इंटर कनेक्शंस जहां पर भी मेसनरी जो खांचे बनने हैं वो एक जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तो इसका जो कॉर्नर कनेक्शंस है या टी जॉइंट्स हैं वॉल टू वॉल, इसी तरीके से दिस इज वर्टिकल लाइन, ये रूफ है, यहां पर ये वाले दीज आर दी वीकर कनेक्शंस। ये रूफ है, ये हमारी वर्टिकल वॉल्स हैं, ये रूफ है। तो जो रूफ और वॉल्स का जो कनेक्शन है दैट इज आल्सो ए वीक पॉइंट फॉर दी मेसनरी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, मान लो अर्थक्वेक डायरेक्शन ये है तो इसमें इनर्शिया फोर्सेस इस तरफ आएंगे तो ये बिल्डिंग ऐसे करेगी। अगर यहाँ पर कनेक्शन आपका लूज है तो बिल्डिंग में कोलैप्स। देन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द कॉर्नर ऑफ डोर्स एंड विंडोज। अब ये हमारा बिल्डिंग है, ये रूफ है, दिस इज द डोर और ये डोर लिंटल है। ऑब्जर्व किया होगा यहां पर क्रैक्स आ जाते हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, वर्टिकल क्रैक्स, इंक्लाइंड क्रैक्स। तो क्योंकि डिफॉर्मेशन हुई है कभी ना कभी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक और आफ्टर द अर्थक्वेक और विद इन द अर्थक्वेक, तो वो डिफॉर्मेशन क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम डैमेज कॉर्नर्स पे, डोर्स और विंडोज के। इसी तरीके से अगर ये हमने विंडो यूज़ की है यहाँ पर तो इसका लिंटल यहाँ है। देन डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग आवर कंस्ट्रक्शन, जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत होते हैं जो हम ध्यान नहीं रखते ड्यूरिंग आवर कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, आपने ये ब्रिक लेकर के आए, ब्रिक की कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसकी क्लासिफिकेशन होती है क्लास A B C D। आपको क्लास A प्रोवाइड ना करके वेंडर ने क्लास B, इट मीन्स यू वांट द सुपीरियर मटेरियल्स, आपने अच्छा मटेरियल लगाना था, उसने सब स्टैंडर्ड दे दिया, A क्लास की बजाय B दे दिया, दैट इज सब स्टैंडर्ड मटेरियल। देन अनफिल्ड जॉइंट्स, ये वॉल है, ये इसके हेडर कोर्स है, इस हेडर कोर्स में दिस इज द वर्टिकल जॉइंट। जब इस फर्स्ट ब्रिक, ये सेकंड ब्रिक, ये थर्ड ब्रिक, फर्स्ट ब्रिक को रखा, सेकंड ब्रिक को रखा, फर्स्ट और सेकंड ब्रिक के बीच में जो जगह है, अगर इसको पूरे तरीके से मोर्टार से फिल ना किया जाए दैट इज द अनफिल्ड जॉइंट्स। इसी तरीके से वर्टिकल केस में, हॉरिजॉन्टल केस में पूरे बॉन्डिंग ना बनाई जाए तो दैट इज टू बी नोन एज अनफिल्ड जॉइंट्स। नॉन प्लम वॉल्स, नॉन प्लम मीन्स वर्टिकल प्लेन में जो वॉल ट्रूली वर्टिकल होनी चाहिए उसका ना होना। हमारी वॉल इस तरीके से वर्टिकल होनी चाहिए बट एक्चुअल में जब उसकी कंस्ट्रक्शन की गई दैट इज लाइक दिस। उसमें डिफरेंस देखिए क्या आ गया, वॉल इज लाइक टू बी दिस, ये होनी चाहिए थी, इट मीन्स दिस इज नॉन प्लम। in that case your masonry structures will fail. In our next lecture we will study about the failure mechanism or the failure of the masonry